हेलो 10th क्लास। आज अपना फर्स्ट वीडियो वापस एसएस के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण पार्ट नंबर 7। हमने 6 पार्ट आगे के कर लिए थे, ये जो छोड़ा हुआ वापस 7वां पार्ट। चलिए, विश्व में भारत का एक विश्व स्थान है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और कला के विविध क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण देन रही है। मतलब जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसके अंदर भारत एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि भारत ने हर जगह पे, जैसे ज्ञान हो, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी ज्ञानी होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान है, धर्म, संस्कृति, कला के विविध क्षेत्र सब में भारत मतलब अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसलिए भारत का विश्व में बहुत विशेष स्थान है। भारत समृद्ध और सर्वोत्तम विरासत वाला देश है। मतलब भारत के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान और सब कुछ है। अपनी विरासत भारतवर्ष की प्राचीन गरिमा को व्यक्त करता है। अतः अपनी भव्य विरासत के संरक्षण और देखभाल के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, ये समय की मांग है। मतलब जो ये हमारा भारतवर्ष विश्व में एक विशेष स्थान रखता है, वो पहले से आ रही गरिमा के कारण रख रहा है। यानी कि पहले से ही हमारी भारत की संस्कृति के बारे में लोग परिचित थे, आकर्षित थे भारत की संस्कृति के बारे में। तो ये पहले से चली आ रही, इसलिए इस संस्कृति और हमारे विरासत को हम मतलब अच्छी तरीके से रख सके, उसका अच्छी तरीके से संरक्षण कर सके, इसके लिए हमेशा हमें तत्पर यानी कि तैयार रहना चाहिए। तो उसके संरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला है सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता। मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। भारत की विरासत वैविध्यपूर्ण है, यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग है। सांस्कृतिक विरासत में जैसे क्या क्या हमने 6 टॉपिक में क्या पढ़ा, देखो, भारत का शिल्प, भारत की साहित्य कला, फिर भारत की नृत्य कला, सबके बारे में पढ़ा हमने। तो इन सब के बारे में मतलब ये अलग अलग सब है, तो इन सबको एक साथ समावेश करेंगे तो वो हमें हमारी विरासत मिलेगी। फिर हम जो हमारी जो विरासत है जो पहले से आ रही है उसको हम संरक्षित करेंगे, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी, वो भी ज्ञान अर्जित कर सके। सांस्कृतिक विरासत में साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, विविध कलाओं और प्राकृतिक विरासत का समावेश होता है। प्राकृतिक या मानव सर्जित परिबलों द्वारा उससे प्रतिकूल असर हो रहा है। प्राकृतिक यानी कि या तो प्रकृति खुद की तरीके से, या फिर हम मानव लोगों के द्वारा हम कुछ ऐसे करते हैं कि उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसका संरक्षण, इसलिए उसका संरक्षण अति आवश्यक है। विरासत देश के लोगों को गौरव प्रदान करता है, क्योंकि देखो आज भी हमें हमारे पहले के जमाने की कोई बातें बताते तो हमें कैसा गर्व अनुभूत होता है कि अरे वाह, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसे होता था। तो फिर हम भी हमारे आने वाली पीढ़ी को यदि हम बताएंगे तो उनको भी गर्व होगा, लेकिन उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए, इसलिए उसका संरक्षण करना हमें आवश्यक है। इसलिए देश की प्रजा अपनी पहचान विरासत के साथ जोड़कर उसे आदर देता है। आज उसके व्यवस्थापन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। लुप्त हो रही कलाओं, स्थापत्य वगैरह का संरक्षण करना चाहिए। जो खत्म हो रही है कलाएं विभिन्न प्रकार की, जैसे आप देख लो कि जो लोक नृत्य है, लोक कलाकार है, वो भी अभी आजकल लुप्त होने के कगार पर है। फिर जो बहुत सारे पहले के सब स्मारक और वगैरह बने हुए, तो हम लोग ही जब घूमने जाते तो वहाँ पे सब निशान छोड़ देते, उनको तोड़ फोड़ कर देते, तो ये सब हम उनको नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए इसका संरक्षण करना हमें आवश्यक है, जिससे भविष्य की पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण कार्यों से प्रेरणा ले सके। हम अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति जागृत नहीं हैं। अपनी लापरवाही के कारण विरासत को नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए आज विरासत का संरक्षण आवश्यक हो गया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अनिवार्यता। अब पहले तो आवश्यकता क्या है, अब अनिवार्य क्यों है। विरासत देश की पहचान है। मतलब जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज हम हमारे बाहर के लोग हमारे यहाँ पे देखो, आगरा का किला, जो भी सब कुतुब मीनार सब है, सब जैसे राजस्थान के किले हैं, सब देखने आते। क्यों आते, क्योंकि ये हमारी विदेशों में और बाकी जगह पे पहचान बनाते। तो इसलिए इस पहचान, इन सब चीज़ों से हमारे देश की पहचान है कि अरे वाह, भारत में ये घूमने लायक चीज़ है, अरे वहाँ जाएंगे हम। जैसे अभी ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है, तो ये सब चीज़ें
हमको दूसरी जगह पे पहचान दिलाते, इसलिए इसका संरक्षण करना अनिवार्य है। उसकी अवगणना करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है, कारण कि विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक है, यानी कि हमारे आगे के लिए वो रास्ता प्रदान करती है। भूतकाल में हमने जो भूले किए उन्हें वर्तमान में समझकर भविष्य के लिए योजना और विकास की दिशा निश्चित करने में विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक बनती है। यानी कि हमने जो पहले जो भूल की, जैसे कि हम अभी भूल कर रहे, पहले हमने भूल की और अभी की बातों से हमने सीखा कि अरे हाँ उस बात हम वहाँ क्यों फेल हो गए थे या हमारा क्यों अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ वो मिस्टेक कर दी थी। तो हम भूलों से सीखते हैं ताकि हमें दिशा मिल सके, इसलिए वो हमारे लिए वापिस क्या बनती है, मार्गदर्शक, यानी कि रास्ता भी बनाती है। देश में नई चेतना का संचार करने में विरासत खूब उपयोगी है। देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थलों को होने वाले नुकसान या विनाश के प्रति देश के लोगों में जागृति आए, ये अनिवार्य है। विरासत के संरक्षण के लिए मात्र सरकार ही नहीं, सामान्य प्रजा को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब सरकारी रूल्स बनाए या सरकारी उसके संरक्षण के लिए कुछ करे, हम लोगों को भी उसके लिए जागृत होना चाहिए कि हमें भी कहीं पे भी तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देश की प्रजा के लिए विरासत आदर्श होती है, इसीलिए उसे नष्ट होने से रोकना चाहिए। विदेशी प्रजा के आक्रमण और हमारी जागरूकता के अभाव के कारण विरासत को भयंकर नुकसान पहुंचा है। उसका संरक्षण करना सरकार और समस्त प्रजा का नैतिक कर्तव्य है। अब है पर्यटन उद्योग और अपनी विरासत। पर्यटन उद्योग यानी मतलब हम जो हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं देखने लायक, वो बाहर के लोग जो देखने आते हैं वो पर्यटन स्थल है, और उनके द्वारा हमें जो मतलब हमारे देश को जो पूंजी मिलती है, तो एक तरह से ये उद्योग ही है। यूनेस्को ने भारत के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया। यूनेस्को पता है ना कि जो अच्छी विश्व धरोहर होती है जो हमारे यहाँ की, वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर उसको मतलब बोलते कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो ऐसी चीज़ों को यूनेस्को ने बहुत सारे हमारे यहाँ के स्थलों को, कुएं बावड़ियों को या फिर महल किलो सब जगहों को उन्होंने यूनेस्को की सूची के अंदर डाला ताकि लोग उनको हेरिटेज के रूप में जान सके। देश विदेश के पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश के पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ पहुंचता है। पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक लाभ करवाता है। मतलब इससे जैसे जिस जगह पे, जैसे यहाँ हमारे सूरत में कुछ देखने लायक है या फिर अहमदाबाद में कुछ देखने लायक, गुजरात के किसी भी सिटी में, तो वो गुजरात की सरकार को लाभ पहुंचाएंगे। राजस्थान में देखने लायक है तो राजस्थान की सरकार को। तो इससे पर्यटन से भी मतलब लोगों को रोजगार मिलता है, पूंजी मिलती है तथा लोगों की सांस्कृतिक कलाओं परंपराओं को विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके उपरांत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और लुप्त हो रही कलाओं को वापस नवजीवन मिलता है। शैक्षणिक क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के अभ्यासक्रम का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शक, टूरिज्म गाइड का स्वतंत्र व्यवसाय विकसित हुआ है। मतलब कुछ भी चीज देखने जाएंगे तो वहाँ गाइड होगा, तो वो हमें ये चीज बताएंगे, तो एक तरह से उन लोगों को भी मतलब काम मिलने लगा है। विदेशी पर्यटक के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ के पैसे लेके आते हैं, तो वो हमें वहाँ के पैसे हमें मिलती है। फिर रंग बिरंगी मिली जुली संस्कृति की पहचान विश्व फलक पर अंकित होती है। वो लोग हमारे यहाँ की संस्कृति अपनाते हैं, हम लोग उनकी संस्कृति अपनाते हैं, तो एक तरह से सब मिक्स होके हमारे विश्व पर हमारी संस्कृतियों की पहचान होती है। देश की विशिष्ट प्रतिभा उजागर होती है, मतलब लोगों तक अच्छी अच्छी प्रतिभाएं पहुंचती है बाहर तक। सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते, रेलवे, पानी संचार माध्यम आदि सुविधाएं विकसित होती है। पर्यटन उद्योग के कारण फोटोग्राफी, घुड़सवारी, नौका विहार जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और फेरी वालों को रोजगार मिलता है। मिलीजुली संस्कृति, स्थानीय कलाकारीगिरी तथा उसकी विशेषता को एक मंच मिल जाता है। कोई लोग देख के जाए, अरे वाह यहाँ तो अच्छी चीज है, फिर वो बाहर उसको पहचान दिलाते, तो इस तरीके से उसको विश्व मतलब पूरे विश्व में एक मंच मिल जाता है कि हाँ ठीक है, यहाँ ये चीज है, तो हमें यहाँ से मतलब हम खरीद सकते या ले सकते या उनसे हम यहाँ बुलवा के करवा सकते। तो इस तरीके से अब उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए जो हमारी संस्कृति को हम देखभाल कर सके। उसके लिए विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रयास, मतलब सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास।
प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रमाण निम्नलिखित है। पहला है, ईस्वी सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की रचना की, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, पक्षी घरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य किया। मतलब 1952 में सबसे पहले वन्य जीवों के लिए, जो जंगलों में रहने वाले, उनके लिए उन्होंने एक बोर्ड की रचना की ताकि वन्य जीवों को हम संरक्षण मिल सके। उनको जो शिकार करते थे पहले लोग, तो वैसा ना हो, ये सब 1952 में हुआ। फिर 1972 में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिससे राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया गया। देश में नए उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना हुई। विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया। लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधे और पशुओं को बचाने के लिए भी कठोर कानून बनाए गए। सरकार उपरांत विविध संस्थाएं और समितियों भी पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण का अत्यंत उपयोगी कार्य करती है, जिनमें ईस्वी सन 1883 में स्थापित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति, ये सबसे प्राचीन संस्था है जो हमारे देश के आज़ादी से पहले की है। वर्तमान समय में गौर फाउंडेशन, नेचर क्लब वगैरह संस्था पर्यावरण संरक्षण का उपयोगी कार्य भी कर रही है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी कार्य हो रहा है। अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान में भी व्यवस्था की है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया। जैसे जो 10 पॉइंट है ना मूल कर्तव्य के, नीति निर्देशक तत्वों के, उनमें उन्होंने भारतीय सब विरासत को भी संरक्षण करने के लिए एक पॉइंट दिया गया। प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष स्थलों की देखभाल तथा देखभाल संबंधी कानून। भारतीय विरासत जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी, वैसे वैसे उसकी सुरक्षा के प्रयत्न भी तेज हुए। इसके संरक्षण में विविधता देखने को मिलती है। पुरातत्वीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में, मतलब जो पुरातत्वीय मतलब कि जो प्राचीन स्मारक है पहले वाले, उनको संरक्षित रखने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से संबंधित कानून बनाया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थलों और अवशेषों आदि की सुरक्षा का सुझाव दिया गया। पुरातत्व विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थल पर उत्खनन नहीं कर सकती। पुरातत्व मतलब कि जो मोहनजोदड़ो है, जो पहले के ज़माने के सब चीज़ें मिली, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सरकार की अनुमति के बिना वहाँ पे कोई भी खनन करके कुछ भी नहीं कर सकता। अब चोरी छुपे किए जाने वाला उत्खनन रुका और विरासत के स्थल आज तक सुरक्षित है। किसी किसी को होता है ना कि भाई और जानने को मिले, तो वो सरकार की अनुमति के बिना भी वहाँ खोदना शुरू कर देते, जिससे उन चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए सरकार ने उनको रोका है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को सौंपा गया। मतलब उन पुरातत्व चीज़ों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि वो उनकी देखरेख अच्छे से कर सके। मात्र सरकार द्वारा कानून बनाने से नहीं, बल्कि लोगों को नैतिक जिम्मेदारी से अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए। बस खाली सरकारी कानून बनाए ऐसा नहीं, हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पुरातत्व विभाग नष्ट हो गए या नष्ट होने के कगार पर पहुंचे स्मारक स्थलों का निश्चित पद्धति से मरम्मत कराता, मतलब जो नष्ट हो रहे या नष्ट होने के कगार पर है कि उनको पुरातत्व विभाग के वापस उनका सही से मरम्मत, यानी कि सही से वापस नया बना के अच्छे से रख रखाव कर रहे। इमारतों का मरम्मत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसका उसका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह बना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको वापस से बना रहे तो उसका डिज़ाइन ही चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने पहले के रूप में ही होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नामक सरकारी विभाग अपनी देखरेख में लगभग 5000 से अधिक स्मारकों और स्थलों के रख रखाव के लिए कार्य करता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुहेतुक योजना के कारण संगमेश्वर मंदिर, पापनाशम मंदिर के समुद्र में डूब जाने की स्थिति थी।
मतलब आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी उस पर उन्होंने नागार्जुन बांध बनाया हुआ है। तो मतलब ऐसा बांध बनाया था कि ये जो मंदिर है वो टूटने की स्थिति में थे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के आलमपुर में बड़ी सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया, यानी कि वहाँ से हटाकर उन्होंने दूसरी जगह वापस लगा लिया। मतलब ऐसा विश्व के 7 आश्चर्यों में आगरा के ताजमहल की गणना की जाती है, यानी कि 7 ऐसे अजूबे हैं जिनको मतलब ऐसा कोई और नहीं बना सकता। तो उसमें हमारे आगरा का किला भी आता है, ताजमहल। मथुरा की रिफाइनरी तथा उद्योगों के धुएं, वायु प्रदूषण के कारण ताजमहलों का जो श्वेत संगमरमर है वो धुंधला और पीला पड़ गया। मतलब कि वहाँ की प्रदूषण के कारण ताजमहल खराब होने के कगार पर आ गया, जिसके कारण पुरातत्व विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करवा दिया है तथा ताजमहल की नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था की है। आज ताजमहल की चमक वापस बनी हुई, मतलब पहले वो एकदम धुंधला पड़ गया था। संग्रहालयों की देखभाल के लिए हमारी भूमिका। भारतीय निधि व्यापार कानून 1876 के अनुसार अपना घर, खेत, कुआं, तालाब आदि बनाने या खनन करते समय अचानक कोई पौराणिक या प्राचीन कलात्मक चीज वस्तु मिल जाए तो पुरातत्व विभाग को उसकी सूचना देनी होती है। जैसे कि हम हमारा घर बना रहे, खेत पे कुछ खुदाई कर रहे, तो हमें प्राचीन चीजें कोई भी मिल जाए तो ऐसा नहीं कि हम रख ले, उनको पुरातत्व विभाग वालों को सूचना करनी चाहिए कि भाई हमें ये यहाँ पे पहले की चीज मिली है, ताकि उसका संरक्षण अच्छी जगह से हो सके, उसको संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में रख सके। अति मूल्यवान कलाकृतियों संबंधित कानून 1972 में सरकार ने लागू करके व्यक्तिगत अथवा निजी संग्रहालयों की जानकारी भी प्राप्त की है। यह संस्कृत, अर्धमागधी, प्राकृत पाली आदि हस्तप्रतियों का रख रखाव तथा उसका संग्रह होता है। मतलब ये सारी भाषा है उस जो हाथों से लिखी गई थी जिनके द्वारा उनका रख रखाव है। प्रत्येक राज्य के लेखागार आर्काइव्स में दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से इतिहासकारों और संशोधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन कलाकृतियां तथा अति मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय का कार्य महत्वपूर्ण है। देश के महत्वपूर्ण संग्रहालय मतलब कहाँ है, जैसे संग्रहालय जहाँ पे प्राचीन चीजें रखी हुई है। जैसे पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय, ये नई दिल्ली के अंदर आया हुआ है और राज्य भी दिल्ली। फिर भारतीय संग्रहालय, ये कोलकाता में है, पश्चिमी बंगाल। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में। सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, मध्य प्रदेश। लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इडोलॉजी, अहमदाबाद, गुजरात। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर, गुजरात। श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय, पाटन, गुजरात। वडोदरा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी, वडोदरा, गुजरात। ये सारे संग्रहालय हैं। सभी संग्रहालयों के रख रखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ साथ हम सबकी भी है, बल्कि ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। विरासत के संरक्षण के लिए हमारी भूमिका क्या क्या है? भारत के भव्य भूतकालीन विरासत के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें, यूनेस्को और गैर सरकारी संस्थाएं अपना कर्तव्य योग्य ढंग से निभा रही है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबकी है। विद्यालय, कॉलेज में शिक्षक कक्षा में भारत के भव्य विरासत का परिचय दे, विद्यार्थी भी अपरिचित स्मारकों, स्थलों, अवशेषों को पहचान कर उसके रख रखाव और संरक्षण में सहायक बने। मतलब इन सब की जिम्मेदारी तो है ही, संस्थाएं है, यूनेस्को है, भारत सरकार है, लेकिन इसके बाद हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम इनका उचित रख रखाव करें, देख रेख करें, उनको खराब ना करें, विरासत की सूची तैयार करके सावधानी रखें, स्मारक नष्ट न हो, विक्षत न किए जाए, मतलब तोड़ फोड़ न की जाए, उनकी चोरी नहीं हो, आदि बातों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी सतत अध्ययनशील रहे, ये जरूरी है। स्थानीय स्तर पर शाला, कॉलेजों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन, वक्तव्य प्रदर्शन यानी कि उनको वहाँ घूमने ले जाना, फिर वक्तव्य यानी कि बताकर सब चीज़ों के बारे में चर्चा सभाओं का आयोजन करके लोक जागृति पैदा करना जरूरी है।
ऐतिहासिक स्मारक, शिल्प, स्थापत्य, कला, कारीगरी के नमूने एक बार नष्ट होने के बाद पुनः अपनी मूलभूत स्थिति में नहीं आ सकते। एक बार चीज नष्ट हो गई तो वो अपनी वापस पहली जैसी स्थिति में नहीं आ सकती। अतः उन्हें नुकसान न पहुंचाए, वे मूल स्थान से अन्य जगह न ले जाए, मतलब अपनी जगह पे ही रहे। इसका ध्यान रखना सबका पवित्र कर्तव्य है। अपना देश विशाल और वैविध्यपूर्ण विरासत वाला है, जिसमें प्राचीन समय के झरने, बावड़ी, तालाब, झील आदि है। वर्षा ऋतु में इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि धोलका का मलाव तालाब, पाटन की रानी की वाव, ये सब गुजरात के है ना, चंपानेर का कुआं, अहमदाबाद का भमरिया कुआं, जूनागढ़ का नवधन कुआं वगैरह का प्राचीन स्मारकों की तरह रख रखा हो, इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल, मतलब हम घूमने जाते तो कहीं भी खा के रैपर वही डाल देते हैं, थूक देते, तो इन सब वहाँ पे भी उनकी स्वच्छता रखना और सफाई रखना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो साफ सफाई होगी तभी लोग, बाहर के लोग आएंगे और उससे हमें मतलब लाभ मिलेगा, हमारा पर्यटन उद्योग आगे बढ़ेगा। तो हमें भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपने देश के पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उसके परिणाम स्वरूप पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और चौकसी से देखभाल के लिए विशेष आयोजन किया गया है। देश विदेश के पर्यटकों को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले पर्यटन स्थलों में विशेष रुचि होती है। अतः हमारी सरकार ऐसे स्थलों के संरक्षण के लिए चिंतित है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्यटन स्थल या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा कहीं भी फेंकने के बजाय कचरा पेटी में डालना चाहिए। गंदगी का योग्य निकाल होना चाहिए। पान या गुटखा खाकर जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। प्राचीन स्थलों के आसपास प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक स्थापत्य वाली बावली मतलब बावड़ी, जलाशय, तालाब, झरना आदि का वर्षा के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुरातत्वीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा स्मारकों की साफ सफाई करते समय अत्यंत सावधानी पूर्वक रखवाली करनी चाहिए। देश विदेश के पर्यटकों द्वारा अपने ऐतिहासिक विरासत को हानि न पहुंचे, इसके लिए उन्हें जागृत करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से पर्यटन स्थलों को नुकसान हो तो उन्हें पुनः मूल स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृतिक मतलब कभी जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, तो वैसे ही जो जैसा था वैसे उसके मूल रूप में वापस उन्हें लाना चाहिए। हमें समझना होगा कि पर्यटन स्थलों का सौंदर्य, स्वच्छता और देखभाल अपने देश को विश्व में प्रसिद्धि दिलवाता है तथा देश को समृद्धि प्राप्त होती है। भूतकाल की विरासत के मूल स्वरूप को आँच न आए, मतलब उसको कोई नुकसान न पहुंचे, उस तरह आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसकी देखभाल करनी चाहिए। भारत विविधता में एकता। विश्व की अत्यंत प्राचीन संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विरासत वाली है। भारत की ही विविधता ही विश्व में उसकी विशिष्ट पहचान बनाती है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जातियों, धर्मों, रीति रिवाज, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, फिर भी हम